हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग जीके जीएस का क्लास लेने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीचर और साथ में 70वीं बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉइंटर ले लें। ठीक है, पॉइंटर ले लेते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है एयो ह्यूम, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम है डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे, तो वो थे एयो ह्यूम। ठीक है, सचिव महासचिव कहिए एयो ह्यूम थे, उन्होंने ही स्थापित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक सोमवार 28 दिसंबर 1850 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी, किस जगह पर हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव जो है बंगाल के उमेश चंद्र बनर्जी को मिला। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और डब्ल्यू सी बनर्जी कहाँ के थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो हैं बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि बताइए स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेबी कृपलानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा उसका डिस्कशन देख लीजिए इस क्वेश्चन का। जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जेबी कृपलानी जो है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जेबी कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी जो है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1946 में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारमैया 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो 1948 और 1949 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इस डिस्कशन में 3 बात क्लियर हुई। पहली की जेबी कृपलानी जो है 1947 में यानी कि आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा बात ये हुआ कि कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है,
कृपलानी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उससे पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946 में, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और कृपलानी के बाद कौन बने, तो कृपलानी के बाद 1948 और 1949 में जो बने कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो इन सभी बातों को याद रखना है। डिस्कशन इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारा बातें जो है क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं हो पाता है, क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं रहता है, तो डिस्कशन में उसको डिस्कस कर लिया जाता है ताकि जो है हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कवर हो जाए वो टॉपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा वो अधिवेशन था जहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ऑप्शन ए है कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1896। कोलकाता अधिवेशन 1896 में जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कोलकाता अधिवेशन था 1896 वाला, उसमें जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1896 राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। और साथ में ये भी याद हो गया कि कोलकाता अधिवेशन 1896 का कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिस्कशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन जो है 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कलकत्ता का 1896 वाला अधिवेशन जो है ना, ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसी में पहली बार राष्ट्रीय गीत भी गाया गया था जो कि वंदे मातरम है। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ये 1896 का अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित हुई थी ना, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और इस अधिवेशन में जो है कलकत्ता के जो अधिवेशन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896, पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी में गाया गया था। वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जो हैं दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की।
1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, ये जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया, याद भी हो गया होगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अब है इसका डिस्कशन देखिए। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो दिसंबर 1929 लाहौर शहर में जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ देगा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है कहाँ पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में किया था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर की थी? तो पूछ रहा है कि बताइए महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन था कि बेलगाम अधिवेशन था कि कानपुर अधिवेशन था कि मद्रास अधिवेशन था? इस सब में से वो कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए थे? किस जगह वाले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने किए थे? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जो हैं वो किए थे बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बेलगाम अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, याद रखिए इसको। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में 39वें सत्र की अध्यक्षता की थी। तो बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। और ये बेलगाम कहाँ है? तो बेलगाम जो है कर्नाटक में है। और ये जो बेलगाम अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। 1924 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो 39वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ना, ये एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला सबसे पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। ठीक है, अगर पूछ दे कि बताइए ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन कौन सा था? तो फ्रेंड्स पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य में जो था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1932, ऑप्शन है 1938, ऑप्शन है 1941, ऑप्शन है 1943। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जो हुए वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स 1938 में। सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1938 में।
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1938 में। इस बात को याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अगर भूल रहे हैं तो। ओके, इसका डिस्कशन देखिए। 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ठीक है, 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस की परीक्षा देने के लिए लंदन गए और उनका चयन भी हो गया था। 1919 में जो है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जो हैं आईसीएस का परीक्षा यानी कि भारतीय सिविल सेवा, जिसको अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में आईएएस कहते हैं, उस टाइम इसका नाम आईसीएस था। तो 1919 में जो है ना सुभाष चंद्र बोस यही आईसीएस यानी कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए लंदन गए थे और उनका चयन भी उसमें हो गया था। हालांकि बोस ने सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका मानना था कि वे अंग्रेजों का पक्ष नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 1919 में जो है याद रखना फ्रेंड्स, 1919 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए लंदन गए थे। उसमें जो है उनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन फिर भी जो है वो रिजाइन दे दिए, वो इस्तीफा दे दिए। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि वे अंग्रेजों का पक्ष नहीं ले सकते, इसलिए जो है वो आईसीएस परीक्षा निकालने के बाद भी जो है इस्तीफा दे दिए। ठीक है, याद रखना है 1919 में जो है सुभाष चंद्र बोस आईसीएस परीक्षा दिए थे और उसमें वो सिलेक्टेड भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, ईयर याद रखना है 1919, क्योंकि एग्जाम में ईयर पूछ देगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिवेशन था जिसमें जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, यानी कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ओके, तो जॉर्ज यूल जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, याद रखना है जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1888 में बने। किस अधिवेशन में बने थे, तो इलाहाबाद अधिवेशन में। इसमें दो ही चीज़ याद रखना है, एक इलाहाबाद याद रखना है और दूसरा 1888 याद रखना है। एक इलाहाबाद याद रखना है, दूसरा 1888 याद रखना है। यानी कि जॉर्ज यूल जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। VVI क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इतना रिपीट किया है। ठीक है, तो उसी का डिस्कशन है, डिस्कशन भी देख लिया जाए क्योंकि डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जॉर्ज यूल जो हैं 1888 में इलाहाबाद में आयोजित चौथे सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये जो 1888 में जो इलाहाबाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, ये जो है चौथा अधिवेशन था जिसमें जॉर्ज यूल को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और एक बात और नोट करने वाली ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर भारतीय जो थे वो जॉर्ज यूल ही थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर भारतीय जो हैं वो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष बनने वाले वो कौन पहले व्यक्ति थे जो गैर भारतीय थे। तो याद रखना है जॉर्ज यूल।
तो जॉर्ज यूल कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। और ये जो 1888 का अधिवेशन है ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अब पूछ रहा है भाई बताइए कि सरोजिनी नायडू जो थी वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922 गया अधिवेशन, 1928 कलकत्ता अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन। तो फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स साथ में ये भी बात याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू ही थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ही थी। और अगर ये पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो डायरेक्ट पहली महिला अगर पूछ दे तो एनी बेसेंट आंसर करना है। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे कांग्रेस की तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो याद रखना है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू की थी। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन है, डिस्कशन भी देख लिया जाए। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इस बात को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू ही थी। और डायरेक्ट पूछ दिए कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही भारतीय महिला लगा दे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो ये तो क्वेश्चन में डिस्कस किए ही थे कि 1925 कानपुर अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और फ्रेंड्स एक बात ये है कि उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। तो पूछते कि बताइए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसको दिया गया था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब जो है ना सरोजिनी नायडू को ही दिया गया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब जो है सरोजिनी नायडू को ही दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो कविता लेखन के क्षेत्र में जो उनका योगदान था ना, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। और सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला भी कहा जाता था। सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे? स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे? 1904 बॉम्बे अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो फ्रेंड्स स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी किए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो हैं 1906 कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। याद रखना है फ्रेंड्स 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी जो हैं सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। स्वराज का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है खुद का शासन, यानी कि स्वशासन। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी जो हैं 1906 के कलकत्ता में 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किए थे।
ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल लीग के साथ किया गया था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती जो किए थे ना, वो किए थे होम रूल लीग आंदोलन के समय। और सबसे पहले अगर स्वराज का इस्तेमाल किया गया था स्वराज शब्द का, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 वाला, उसमें किया गया था। और पूछ दे दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया? तो दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है होम रूल लीग आंदोलन के समय किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका डिस्कशन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है हम लोग अगस्त आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। और महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है चालू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। और ये जो आंदोलन है ना भारत छोड़ो आंदोलन, ये पहला, ये जो इसको कह सकते हैं सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें भारत से जो है अंग्रेजों की वापसी की मांग की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है ना अंग्रेजों की वापसी की मांग की गई थी भारत से। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942। ये डेट एकदम याद रखना है, 8 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। डेट हर एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए डेट को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें और डिस्कशन है, देख लिया जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। सबसे VVI तो बात ये याद रखना है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसको याद रखना है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, आज़ाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 1939 में जो है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे।
तो पूछ रहा है कि बताइए उनके इस्तीफा देने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नहीं, अबुल कलाम आज़ाद इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर जो है हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो है करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे इसको कट कर दिया जाए और राजेंद्र प्रसाद जो है ना ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको करेक्शन करा दिए हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में तुरंत जब इस्तीफा दिए थे ना, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। इसका डिस्कशन देखिए। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 1938 में जो है ना सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया, तो उन्हीं के खिलाफ जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है फिर अपना इस्तीफा दे दिए। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे ही इस्तीफा दिए तो राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जो है बहुत दिन तक इसका अध्यक्ष नहीं रहे, क्योंकि वे किसी और पोस्ट के उस टाइम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो नेक्स्ट यही है डिस्कशन कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक एक हिस्से का गठन किया। तो पूछ देगा बताइए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की, तो 1939 में की। ठीक है, हिंदी में यही हो गया अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इंग्लिश में हो जाता ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसकी स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की, तो 1939 में की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जैसे ही पूछे आंसर सुभाष चंद्र बोस कर देना है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय नारा जय हिंद दिए थे। पूछ देगा कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए ये जो राष्ट्रीय नारा है जय हिंद, ये जय हिंद नारा किसने दिया, तो जय हिंद नारा जो है ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। ठीक है, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए 1919 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो 1919 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है बिशन नारायण धर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। यानी कि 1919 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मदन मोहन मालवीय किए थे। 1919 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, पूछ रहा है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था।
ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस टॉपिक से। जिसको कांग्रेस के बारे में थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। क्या है क्वेश्चन कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है। भारत के जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय जो है ब्रिटिश भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और इसी लॉर्ड डफरिन के समय में ही, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय जो है लॉर्ड डफरिन ही भारत का वायसराय था, याद रखना है, ठीक है। इसका डिस्कशन देखिए। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 में भारत का वायसराय बना था और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड डफरिन जो है लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बना था, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन जो है लॉर्ड रिपन के बाद जो है भारत का वायसराय बनकर आया था। और लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक का है। और 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक जो है भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डफरिन ही रहा था। 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। अब यहाँ पे पूछ ये रहा है कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस जो है दो भाग यानी कि एक नरम दल और दूसरा गरम दल में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस दो भाग यानी कि एक नरम दल और दूसरा गरम दल में विभाजित हो गई थी। ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी है बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन डी है इलाहाबाद अधिवेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। यानी कि सूरत अधिवेशन जो है उसी टाइम कांग्रेस दो भाग में बट गया, एक नरम दल हो गया और दूसरा गरम दल। नरम दल और गरम दल जिसमें कि इंग्लिश में एक को मॉडरेट कहते हैं और दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 65 सदस्य, ऑप्शन बी है 70 सदस्य, ऑप्शन सी है 72 सदस्य, ऑप्शन डी है 75 सदस्य। तो फ्रेंड्स कांग्रेस के पहली अधिवेशन में जो है कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है कुल 72 सदस्य जो हैं वो शामिल हुए थे। ओके फ्रेंड्स, तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1902, 1905, 1906, 1909। तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं कांग्रेस के 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यानी कि 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। 1905 में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे।
ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। यानी कि 1905 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ठीक है, और 1905 में ही जो है उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अब फिर वही क्वेश्चन बन के आ गया जो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे ना, वो अब क्वेश्चन बन के आ गया है कि बताइए 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हम लोग जान ही रहे हैं कि 1905 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे और 1905 में ही जो है गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ठीक है, तो पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन व्यक्ति थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दिया गया है, ये चारों ऑप्शंस में जो है पूछ रहा है बताइए वो कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। यानी बाल गंगाधर तिलक जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किए थे? ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1905। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1905। ठीक है, ऑप्शन डी 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और 1905 में जो 1905-06 के आसपास जो है BHU अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ही किए थे। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और कल्याणकारी कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, तो अगर आप लोग जानकारी के लिए जान लीजिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या थी भाई, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 में। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो जो था विभिन्न जातियों यानी कि डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन्स को एकजुट करने और कल्याणकारी कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित की गई एक सोसाइटी थी, उसी का नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो किसने की है? तो आंसर दे देना है गोपाल कृष्ण गोखले। कब हुई? तो 1905 में हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो अब पूछ रहा है कि बताइए 1906 में जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1906 में जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन देखिए। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नरमपंथियों ने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए दादा भाई नौरोजी को चुना था और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी का नरमपंथियों और उग्रवादियों द्वारा सम्मान किया जाता था।
ठीक है, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी किए थे। याद रखना है फ्रेंड्स, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी किए थे। और दादा भाई नारोजी जो हैं उनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नारोजी को ही जाना जाता था। और दादा भाई नारोजी को जो है नरमपंथी और उग्रवादी यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और नरम दल दोनों द्वारा जो है दादा भाई नारोजी का सम्मान किया जाता था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। पूछ रहा है कि बताइए, वही इसको तो हम लोग डिस्कशन के फॉर्म में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया है तो क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रीय मांग के रूप में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है वो किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। और दादा भाई नारोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नारोजी किए थे। ठीक है, दादा भाई नारोजी को जो है गरम दल और नरम दल दोनों तरफ के लोग जो हैं दादा भाई नारोजी को बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान देते थे। ठीक है, तो इसका कुछ डिस्कशन है, डिस्कशन कर लिया जाए। राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में स्वराज की मांग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरी। ठीक है, स्वराज का मतलब तो बता ही दिए थे, स्वशासन यानी कि खुद का शासन चाहिए। ठीक है, यह भारतीय लोगों की स्वशासन और संप्रभुता प्राप्त करने की इच्छा का प्रतीक था। तो वही बात हो गई, स्वराज की मांग की गई थी जिसमें कि उन्होंने उस भारत के लोगों को जो है स्वशासन चाहिए था उस समय। ठीक है, खुद की संप्रभुता प्राप्त करने की इच्छा था। ठीक है, 20वीं सदी की शुरुआत में स्वराज की मांग ने जोर पकड़ लिया। और 20वीं सदी की शुरुआत जैसे ही हुई तो स्वराज की मांग जो है काफ़ी जोर पकड़ लिया था और विभिन्न नेता और संगठन इसकी वकालत कर रहे थे। ठीक है, विभिन्न नेता और संगठन जो है इसकी वकालत कर रहे थे। इन नेताओं में दादा भाई नारोजी ने स्वराज के विचार को राष्ट्रीय मांग के रूप में व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनमें बहुत सारे नेता थे जिसमें कि दादा भाई नारोजी जो हैं स्वराज के विचार को राष्ट्रीय मांग के रूप में व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और स्वराज शब्द का प्रयोग भी अगर पूछे सबसे पहले किसने किया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले दादा भाई नारोजी किए थे। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, ठीक है, उसमें भी जो है इस बंगाल में जो हुई थी 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नारोजी किए थे। और दादा भाई नारोजी को गरम दल और नरम दल दोनों लोग जो हैं बहुत इनका सम्मान करते थे। अब है दादा भाई नारोजी को औपचारिक किस रूप से किस नाम से जाना जाता था। दादा भाई नारोजी को जो है औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है पंजाब केसरी, ऑप्शन बी है गुजरात रत्न, ऑप्शन सी है गुरुदेव, ऑप्शन डी है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, गुजरात रत्न हमको अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फिर जो है ये दादा भाई नारोजी को जाना जाता था। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है दादा भाई नारोजी को जाना जाता था। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, गुरुदेव जो है वो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और गुजरात रत्न किसको कहा जाता था ये हमको अभी फिलहाल याद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो चलिए आज का जो है हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर हो या फिर 70वीं बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, सभी के लिए जो है वीवीआई सेशन है ये। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।